गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम के लिए या फिर एग्जाम में ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि नहीं। तो ये हमारा 11th चैप्टर है सीबीएसई का। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। हमने इसके पहले सारे चैप्टर्स लगभग सीबीएसई का डिस्कस कर रखा है, खास कर मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इंडियन डेवलपमेंट का भी आने वाले समय में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे आज फॉरेन एक्सचेंज, ताकि आप लोगों को सारी एस्पेक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भाई, और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे मान लो कि आपके पास आप डॉलर में एक्सचेंज कराना चाहते हो रुपया को, है कि नहीं। तो रुपीज़ और डॉलर, तो एक तरीके से जो रेट एक दूसरे को मिलता है, जैसे मान लो कि 80 रुपया 80 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ के बदले आपको $1 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही एक्सचेंज रेट होता है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, जो कि फॉरेक्स के नाम से भी डिनोट होता है। फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब क्या, फॉरेन, एफ ओ आर मतलब होता है फॉरेन, FOREIGN फॉरेन, और EX का मतलब होता है एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। तो आज देखते हैं हम लोग जहाँ तक भी कंप्लीट हो पाएगा आज अच्छे तरीके से करेंगे पार्ट 1 में। फिर बचा हुआ पार्ट हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम का एक लिंक है, या फिर बोला जाए टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप लोग स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर PDF जो होता है वो शेयर कर दिया जाता है, ताकि आप लोग रिवीजन सही तरीके से कर पाएँ। आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में क्या है, एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भाई, फॉरेन करेंसी को डिनोट करता है कि आई कंट्री के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कितना आपके पास ऑल अदर करेंसीज हैं, ऑल अदर करेंसीज अदर देन इंडिया का करेंसी। जैसे मान लो कि रुपया, तो रुपया के अलावा जो भी सारी करेंसी हैं अदर अदर कंट्री, जैसे यूरो कितना है, डॉलर कितना है आपके पास, एक तरीके से जितना भी सारा कंट्रीज में जो एक्सचेंज हैं, एक्सचेंज जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, वो कितना एक तरीके से RBI के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम में है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि 1 जनवरी 2024 तक RBI के पास मान लो $1 बिलियन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। तो मतलब उतना एक्सचेंज किया जा सकता है अभी के समय में। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द इंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ $। इसीलिए सारे जो मनी होता है, जो सारा पैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और सारे करेंसी को किस में कैलकुलेट किया जाता है, $। में, बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द करेंसी इनटू अ डॉलर। सारे करेंसी, जो जितने भी करेंसी हैं RBI के पास, उन सारे करेंसी के वैल्यू को अगर बोला जाए तो कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू डॉलर में बताया जाता है। अब रेट क्या होता है, तो जिस रेट पर एक्सचेंज होता है फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि जो रेट पर जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एक्सचेंज हो रहा है फॉरेन करेंसी पर, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट बोलेंगे। जैसे मान लो कि हमारा डोमेस्टिक करेंसी है 50 रुपीज़, ठीक है। अगर 50 रुपीज़ देने के बाद अगर मेरे को $1 मिल रहा है, तो मतलब मेरा एक्सचेंज रेट क्या है, 50 रुपीज़ पर डॉलर, है कि नहीं। 50 रुपीज़ पर डॉलर ऐसे करेंगे, 50 रुपीज़ पर डॉलर, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आज का एक्सचेंज रेट है। इन अदर वर्ड, जो कॉथर ने बोला है वो क्या बोला है, द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी। जो भी नंबर ऑफ यूनिट होता है एक करेंसी का दूसरे करेंसी के मुकाबले, मतलब वन करेंसी और अदर करेंसी कितने में एक्सचेंज हो पाए आपस में, उसी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट बोलेंगे। तो आई होप सो दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। फॉरेन एक्सचेंज की क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है जितना पैसा RBI के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम में है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पर डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है फॉरेन करेंसी में। तो ये दोनों क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब दो तरीके का एक्सचेंज रेट होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल। क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है, तो एक्सचेंज रेट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइप्स, दोनों का अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो पहला है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, द फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो नोन एज अ फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब क्या, जो उसका रेट है वो डिटरमाइन कौन कर रहा है, मार्केट डिटरमाइन कर रहा है। मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो उसकी डिटर्मिनेशन कहाँ से हो रही है, कि डिमांड और सप्लाई से हो रही है। मतलब क्या, कि कितना फॉरेन करेंसी का डिमांड आपके कंट्री में आ रहा है और कितना आपके कंट्री से डिमांड या फिर सप्लाई बाहर की ओर जा रहा है। तो अगर इस चीज पर विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि डिमांड कितना और सप्लाई कितना है। क्लियर? द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड पर रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जब जो होता है जितना डिमांड हो रहा है फॉरेन करेंसी का, ठीक है, उतना अगर सप्लाई हो रहा है फॉरेन करेंसी का, तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए, आई होप सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो एक तरीके से मार्केट के द्वारा किया जाता है। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो दोनों चीज को पढ़ेंगे। डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर टू बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहला जो हो रहा है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर रुपया पहले 50 रुपया था, क्या था, 50 रुपया था, कितने, 50 रुपया के मुकाबले कितना, अगर आप लोग 200 आप एक्सचेंज कर पा रहे थे, 200 एक्सचेंज कर पा रहे थे, मतलब इतना यूनिट, इतना क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा था। कितना, टू, जब $1 के मुकाबले 50 रुपया जब था, तब 200 जो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा था, मतलब इतना इतना मिलियन डॉलर हो रहा था। जैसे मान लो कि 200 मिलियन डॉलर हो रहा था, 200 मिलियन डॉलर हो रहा था, ठीक है, डिमांड हो रहा था। क्या हो रहा था, डिमांड हो रहा था। अभी सही से समझिएगा, आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा। अगर मान लो कि एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब क्या, एक तरीके से हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो ज्यादा रेट का हो गया, मतलब अब $1 70 के बराबर हो गया, तब क्या होगा, तब हमारा जो डिमांड होगा, इसका मतलब क्या है कि कम हो गया है, मतलब अब $100 मिलियन का डिमांड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, डिमांड जब बढ़ रहा है, डिमांड जब बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है हम लोगों का डोमेस्टिक करेंसी का। और अगर डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, है कि नहीं। यहाँ पर देखो बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को दिख पा रहा है। तो आई होप सो ये पूरा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपका समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है, अब है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम लोगों ने अभी डिमांड पढ़ा, अब सप्लाई पढ़ते हैं। तो अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली, मतलब जो सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस जो होता है वो भी एक तरीके से बढ़ता है, और जब सप्लाई कम होता है तो प्राइस भी कम होता है। जैसे मान लो कि $50 जब क्या था, $1 के मुकाबले जब 50 रुपया था, तब कितना सप्लाई हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज का, सप्लाई हो रहा था $100 मिलियन। क्या हो रहा था, $100 मिलियन का। ठीक है, तो मतलब क्या, अब मान लो कि ये प्राइस बढ़ गया, एक तरीके से $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज हो गया, मतलब एक तरीके से प्राइस बढ़ गया। तो क्या हो गया, हमारा जो सप्लाई था वो भी बढ़ गया। इसका मतलब सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई $200 मिलियन का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब सप्लाई बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ा, और जब सप्लाई कम हुआ तो प्राइस भी कम हुआ। तो ये बात आप लोग सप्लाई में आप इंडिकेट कर सकते हैं। डिमांड में मैंने बताया कि किस तरीके से, और सप्लाई में, और जो सप्लाई होता है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होता है, तो आप लोग इस दोनों पॉइंट को जोड़ दोगे। ठीक है, चलिए, आई होप सो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज भी आप लोगों का क्लियर है। अब आता है इक्विलिब्रियम कब होता है। तो मैंने बताया था कि पर रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम कब होता है,
जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, है कि नहीं, जब दोनों इक्वल हो जाता है। मतलब क्या, व्हेन द सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि जितना डिमांड किया जा रहा है उतना ही अगर सप्लाई किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल पर हमारा रेट, एक्सचेंज रेट रहेगा। जैसे मान लो कि हमारा जैसे बढ़ रहा है घट रहा है, ये बढ़ रहा है घट रहा है तो अलग बात है, लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जहां पर डिमांड, ये सप्लाई वाला लाइन हो गया और ये डिमांड वाला लाइन हो गया, ठीक है, बाकी सब सारे को भूल जाओ। ये पॉइंट है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, द पॉइंट वेयर द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, द पॉइंट, मैं एक बार लिख देता हूँ शॉर्टकट में, द पॉइंट वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीट्स सप्लाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोग आराम से देख पा रहे हैं कि इधर से ज़्यादा हुआ कम हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस पॉइंट पर दोनों मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है ये वाला, अगर ये सब सारे को नहीं बनाओगे, बस ये वाला बना दोगे और ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर एक्सेस डिमांड हो जा रहा है, यहाँ पर देखो ये वाला जो लाइन है वो क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेस डिमांड को, और जो ऊपर वाला लाइन है वो क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेस सप्लाई को। तो वो एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड नहीं, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, तो ये नीचे आ जा रहा है तो एक्सेस डिमांड हो जा रहा है, ऊपर नीचे अगर रेट आ जा रहा है तो एक्सेस डिमांड हो जा रहा है, अगर ऊपर चला जा रहा है तो एक्सेस सप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो मिलेगा उसको हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत क्लैरिटी से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। अब सिचुएशन डिस्कस करेंगे कि जब इंक्रीज हो जाता है डिमांड, तो पहला सिचुएशन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। अगर मान लो फॉरेन करेंसी का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, अगर मान लो कि फॉरेन करेंसी जो कि डॉलर है, अगर डॉलर का डिमांड बढ़ गया, डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट कर जाता है। डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, डेप्रिसिएट कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि हमारा करेंसी, पहले मान लो कि अगर $1 पर 60 रुपया पहले हो रहा था, जैसे मान लो एक्सचेंज रेट, अब क्योंकि डिमांड बढ़ गया है फॉरेन करेंसी का, मतलब एक तरीके से क्या है कि बाहर विदेशों से ज़्यादा मंगवाया जा रहा है गुड्स, है कि नहीं, ज़्यादा सामान मंगाओगे तब ना बाहर हम लोगों को पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है डॉलर, तो इसका मतलब क्या, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब क्या, डिमांड इंक्रीज हो गया। अब जब ज़्यादा हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी करेंसी होगी वो डेप्रिसिएट करेगी, मतलब अब US डॉलर क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, मतलब एक डॉलर 70 रुपये के मुकाबले हो जाएगा, तो हमारा करेंसी डेप्रिसिएट कर जाएगा। याद रखना है कि जब डिमांड इंक्रीज होता है तो डोमेस्टिक करेंसी, कौन सा डिमांड, जब डॉलर का डिमांड इंक्रीज होता है तो डोमेस्टिक करेंसी जो कि हमारा क्या है, रुपया है, उसका क्या होता है, वो क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखो अब 70 रुपये देना पड़ रहा है कि नहीं। तो ये बात याद रखना है, जो इनिशियल डिमांड कर्व था वो डी से डिनोट किया गया, तो हमारा डिमांड बढ़ा है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ा, तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ देना पड़ रहा है। इसका मतलब एक्सचेंज रेट पहले ओ आर था, अब क्या है, देखो यहाँ ओ आर था पहले, अब क्या OR1 जाना पड़ रहा है, इसका मतलब बढ़ गया, ठीक है। जैसे करेंसी डेप्रिसिएट रेफर्स टू द, अब करेंसी डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, सिचुएशन व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट और लूजेस दिस वैल्यू, जब अपनी वैल्यू को लूज करता है इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यू नीड मोर रुपीज टू बाय अ डॉलर, अब ज़्यादा रुपया आप लोगों को देना पड़ेगा डॉलर को बाई करने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ याद रखना है जब भी इंक्रीज होगा डिमांड में फॉरेन करेंसी का। चलिए अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन, जब क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब मान लो कि इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर डिमांड क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है फॉरेन करेंसी का, मतलब डॉलर का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो हमारी करेंसी मजबूत हो जाएगी, मतलब क्या, एप्रिसिएट करेगी। मतलब क्या हो रहा है कि अब जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गया, मतलब हम लोग बाहर से सामान नहीं मंगवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बाहर से डॉलर भी नहीं देना पड़ रहा है, इसी वजह से तो हमारी करेंसी अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। मतलब पहले इतना था,
पहले इतना था, है कि नहीं, पहले इस पॉइंट पर हम लोग कर रहे थे, है कि नहीं, अब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, मतलब डिमांड डिक्रीज कर गया। तो जब डिमांड डिक्रीज करेगा तो हमारी करेंसी क्या करेगी, एप्रिसिएट करेगी, एप्रिसिएट करेगी, एप्रिसिएट करेगा कौन, रुपया, ठीक है। तो करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, रेफर्स व्हेन अ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट्स इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी सेज अ डॉलर, सो यू नीड अ लेस रुपीज। अब क्या, अब $1 को बाय करने के लिए आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगे। अब ये क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पर बैकवर्ड शिफ्ट मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है। बैकवर्ड शिफ्ट होता है कब, जब हमारा बैकवर्ड शिफ्ट कब होता है भाई, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब डिक्रीज होता है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब जब डॉलर की डिमांड कम हो जाए। आई होप सो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा, इसमें नो डाउट होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा और चौथा, कि जब सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब क्या होता है। अब मान लो कि इंक्रीज इन सप्लाई बढ़ गया, मतलब क्या, एक तरीके से सप्लाई डॉलर का बढ़ गया, तो क्या हो गया, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डिमांड से। जब हमारा सप्लाई बढ़ जा रहा है तो हमारा करेंसी क्या हो रहा है, कौन सा, रुपया, तो रुपया हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एप्रिसिएट कर जा रहा है। मतलब क्या, कि जब सप्लाई इंक्रीज करेगा, मतलब मान लो कि हमारा पहले रेट इतना था और हम लोग इतना सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, इतना सप्लाई कर रहे थे। अब जब इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, इंक्रीज इन सप्लाई हुआ मतलब सप्लाई बढ़ गया। तो सप्लाई कब बढ़ता है भाई, क्योंकि सप्लाई का अगर देखोगे लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोला जाता है, कि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो हमने क्या करा, रेट कम हुआ, रेट कम हुआ, पहले $60 60 देना पड़ रहा था, 50 देना पड़ रहा है, मतलब एक्सचेंज रेट कम हुआ। कम होने से क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो सप्लाई जो एस से हो गया वो S1 आ गया, है कि नहीं, बहुत आसानी तरीके से। अब एस से S1 आ गया, मतलब क्या हो गया, कि हमारी करेंसी अप्रिसिएट कर गई, कब, जब इंक्रीज इन सप्लाई हुआ। अब जस्ट उल्टा है, इम्पैक्ट अब डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई अगर फॉरेन एक्सचेंज का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब सप्लाई कम हो रही है, तो हमारी करेंसी जो रुपया होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो पहले इतना था, ठीक है, अब $1 60 रुपीज हो रहा था। अब क्योंकि सप्लाई कम हो गया है, सप्लाई कम हो गया, इसके वजह से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ज़्यादा हाई हो गया है। तो इसका मतलब क्या, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो मतलब क्या है, डेप्रिसिएट कर गया हमारा करेंसी, मतलब हम लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, किसको, $1 के मुकाबले, तो हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब डेप्रिसिएट कर गया, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। देखो मार्केट में जब चीज़ों का सप्लाई कम हो जाता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। आई होप सो ये पूरा दोनों जो डायग्राम है वो क्लियर होगा, डिमांड और सप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोनों के डिफरेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट, जब एक्सचेंज रेट का फॉल होता है, मतलब एक्सचेंज रेट में जब कमी आती है तो एप्रिसिएशन होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब राइज होता है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन आता है। एक्सचेंज मतलब क्या, कि ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, यहाँ रुपया कम देना पड़ रहा है। लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1, एप्रिसिएशन कभी भी होगा, कभी भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी अगर एप्रिसिएट करेगी, डोमेस्टिक करेंसी अगर एप्रिसिएट कर रही है, क्या कर रही है, एप्रिसिएट कर रही है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, कम रुपया देना पड़ रहा है डॉलर के मुकाबले में, ठीक है। तो लेस रुपीज इज नीडेड, यहाँ पर मोर रुपीज इज नीडेड एप्रिसिएशन में। इंक्रीज इन सप्लाई होता है और डिक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तब एप्रिसिएशन होगा, और जब डिक्रीज इन डिमांड होगा फॉरेन एक्सचेंज का तब एप्रिसिएशन होगा, जैसा कि अभी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है। और जब इंक्रीज इन डिमांड होगा, मतलब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, तब क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, एक्सचेंज रेट क्या हो गया, एक $1 के मुकाबले 60 रुपये था, अब $1 के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ रहा है, मतलब आपकी करेंसी क्या होगी, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है ना। पहले आप मान लो एक टॉय खरीद रहे थे, टॉय खरीदने पर 60 रुपये दे रहे थे, $1 का टॉय था वो, ठीक है। अब वही डॉलर पर आप 50 रुपया दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हमारी करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ गया,
अब यहाँ पर क्या जस्ट बढ़ जाता है, मतलब हम लोग को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एक पहले $60 था, अब 70 हो गया, तो मतलब हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर गई। ठीक है, तो चलिए आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब कुछ जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग क्या पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड क्या है, और डिक्रीज इन डिमांड क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, और फिर इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, और डिक्रीज इन सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज। तो ये आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट याद रखिएगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो क्लियर होगा, और आगे इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।